Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to discuss section 66 and 67 of the Indian Contract Act 1872. So before that, few people must prefer sections before it. I have already covered up of Indian Contract Act. आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को प्रेफर करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. उसके अंदर आपको इस सेक्शन से पहले की वीडियोस मिलेंगी. आप लोग उनको देखिए, देन ये सेक्शन आपको पढ़ने में आसानी होगी. ठीक है. सो सबसे पहले सेक्शन 66 क्या बोल रहा है, हैव अ लुक. सी सेक्शन 66 इज टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रेसिशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नाउ ये सेक्शन बोलता है कि the rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as apply to the communication or revocation of the proposal. सबसे पहले जो ये सेक्शन 66 है, ये डील करता है सेक्शन 64 के साथ, इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो. आप पहले उसको देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा. ठीक है. अब इस सेक्शन के अंदर क्या बोला है, इस सेक्शन के अंदर मोड ऑफ बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बिकमिंग वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी. ठीक है. एक पार्टी की ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइडेबल होता है, जब उनका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया है, मीन्स देयर इज समथिंग लाइक कोअर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. तो उस सिचुएशन पे जब वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना रही है तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ठीक है. ही मस्ट हैज़ टू कम्युनिकेट द रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स ही हैज़ टू कम्युनिकेट दैट इन, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे आपने सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 के अंदर आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, कैसे कम्युनिकेशन होती है. सेक्शन 4 बताता है कि व्हेन कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीट. सेक्शन 5 बताता है अबाउट रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. ठीक है. तो सेक्शन कम्युनिकेशन कब पूरी होती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन जिसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, जब वो पर्सन के नॉलेज में आती है, देन इट इज़ सेड टू बी दैट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज मेड. ठीक है. अब कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होता है, एज against the person who makes it, when it is put in the course of the transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it. ठीक है. जिसके लिए रेवोकेशन बनाया गया है, उस तब कब कंप्लीट होगा रेवोकेशन का कम्युनिकेशन, जब when it is put in the course of the transmission. Now revocation of proposal or acceptance as per section 5 अगर हम देखें, proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not afterwards. So जब भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाता है, जो पार्टी जिसके एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल डिक्लेयर हुआ, उसको पहले ये सब कम्युनिकेट करना पड़ेगा दैट ही इज़ कम्युनिकेटिंग. उनको कम्युनिकेशन जो आपने कम्युनिकेशन चैप्टर 1 में देखा था, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जो ये सेक्शंस थे सेक्शन 3, 4, 5, इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को जब रेसाइंड कर रहा है जो पार्टी, ठीक है, उनको ये कम्युनिकेशन करना पड़ेगा टू दी पर्सन जिनको वो कौन बोल रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उनका कंसेंट था वॉज नॉट फ्री, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये सब कम्युनिकेट करना पड़ेगा एंड इट इज़ नेसेसरी. ठीक है. अगर वो ही नहीं करते, अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, आप ही बोल दिया उन्होंने, हाँ चलो हमने वॉइडेबल बना दिया, खुद से कहने से होता है कि दूसरी पार्टी के साथ भी. यस, डेफिनेटली दूसरी पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था उसको. जो रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए, कम्युनिकेशन जैसे सेक्शन 3 के अंदर होता था, रेवोकेशन जो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से होता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी उसको फॉलो करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को तभी जाकर वो रेसाइंड माना जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड इट हैज, और ये सेम रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन और रेवोकेशन का, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था
कॉन्ट्रैक्ट में देखिए आप, उसमें जो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल वाला टॉपिक था, उसके अंदर जिस तरीके से कम्युनिकेशन और रेवोकेशन हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा. ठीक है. नाउ सेक्शन 67. Section 67 says about effect of neglect of promise to afford promiser reasonable facilities for performance. देखो बोलता है कि if any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. सिंपल. आप इसको एक इलस्ट्रेशन से समझिए. ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में. ए बोलता है कि वो बी का घर रिपेयर करेगा. ठीक है. बी neglects or refuses to point out to A the place in which his house requires to repair. अब बी ने ए को ये नहीं बताया कि कौन सा घर है उसका, किस जगह पे आप उसको ये आकर काम घर को रिपेयर करना है. तो यहाँ पे बी ने ये नहीं बताया ए को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त. सो नाउ ए इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल. अब ए ने, अब देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो मैंने अभी बताया. कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने बोला था वो बी का घर रिपेयर करेगा. बी ने ए को कोई प्रॉपर तरीके से क्या नहीं बताया, एक कुछ एरिया नहीं, वो प्लेस नहीं बताया कि कौन सा उसका घर कहाँ पे है, इस यहाँ पर आकर उसको रिपेयर करना है. बस ये बोला कि आप मेरे घर को आकर रिपेयर कर दो. अब ए जो है ही इज़ एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता, बिकॉज इट वॉज नॉट प्रॉपरली क्लैरिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय बी कि क्या उसका घर कहाँ पे है. सो अगर ऐसा होता है नेग्लेक्ट की वजह से, बी जो है ए के ऊपर नॉन परफॉर्मेंस का केस अगर करता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा, तो यहाँ पे गलती किसकी थी? प्रोमिसी की गलती थी. उसने प्रोमिसर को एक प्रॉपर प्लेस नहीं बताया, टाइम नहीं मतलब प्रॉपर प्लेस ही नहीं बताया उसने कि क्या उसका घर कहाँ पे था, हाउस कहाँ पर है उसका. सो ए जो है वो एक्सक्यूज्ड है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे लाइबिलिटी इफेक्ट, सो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 67 बोलता है, इफ इट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ द प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस. प्रोमिसी ने प्रॉपर रीजनेबल फैसिलिटीज, रीजनेबल तरीका नहीं, कुछ भी नहीं बताया प्रोमिसर को कि उसको करना कहाँ पे है काम. तो प्रोमिसर जो है ही इज़ एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द बाय दैट, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस उसने नहीं करा, तो प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बिकॉज प्रोमिसी हैजंट टोल्ड हिम द प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर उसका घर कहाँ पे था प्रोमिसी ने नहीं बताया था. सो इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट. सो प्रोमिसर जो है बच जाता है उस नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल जो वो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हुई, और गलती किस यहाँ पे लायबिलिटी बनती है प्रोमिसी की, बिकॉज प्रोमिसी की ड्यूटी बनती थी वो बताए उसे कि व्हाट इज़ द प्रॉपर प्लेस, व्हाट इज उसको रिपेयर कहाँ पे करना है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 66 एज वेल एज सेक्शन 67 जो अभी डिस्कस करा. एंड मस्ट वॉच प्रीवियस वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस सेक्शंस, और जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगी आप उन वीडियोज़ को भी देखिए. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच ईजी. आप लोग खुद भी पढ़िए बुक से. ठीक है. फिर नहीं आता समझ में, आस्क टू मी, आई विल हेल्प यू आउट. यू कैन राइट योर मिस्टेक्स, योर प्रॉब्लम्स एंड वट एवर यू हैव इन द कॉमेंट बॉक्स. ठीक है. एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस. थैंक यू.